पाकिस्तान इस वक्त ब्रेक डाउन के एज पर है। एक उथल पुथल जो है पाकिस्तान में देखने को मिल रही है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरीके की तस्वीर हो। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अब तो पीओके में भी जो है पाकिस्तान में हलचल जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यही वजह है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भविष्य अब खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस बीच भारत के ही जो पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी क्योटिक सिचुएशन नज़र आ रही है। इन सब के बीच भारत की छवि, भारत की ताकत, डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ग्लोबल इमेज एक अलग नैरेटिव सेट करती हुई नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान का भविष्य 2026 में किस तरीके से रहेगा? क्या वाकई में पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? और जो पॉलिटिकल टर्मोइल फिलहाल पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच का एक जो मतभेद है, क्या वो वाकई और गहरा होगा? इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह एक बार फिर से मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये, पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? ये सेना सरकार का जो ये रिश्ता है, जो हमेशा से ही अलग अलग सुर जो हैं दोनों के रहते ही हैं, लेकिन क्या वाकई जो 2026 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो टूट जाएगा? देखिए, इसको मेरी उम्मीद है और दिली तमन्ना है कि 2026 में टूट जाए, और मैं तो कहता हूँ जनवरी में ही टूट जाए, न्यू ईयर्स के साथ। अच्छा, नए साल में नहीं? ये तो मेरी दैट्स माय विश, आई होप इट गेट्स ट्रू। वेल, पहले एक बारी ब्रॉडली हम पाकिस्तान का एक स्कैन कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो कल ही जनरल फैज़ हमीद, जो कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ थे और इमरान खान के एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे, उनको 14 साल की कैद हो गई है। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, कोर्ट मार्शल होगा, कैद होगी। ए बी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर आसिम मुनीर ने इस तरीके के बयान दिए हैं जो कि अफ़गानिस्तान को पसंद नहीं आ रहे और नहीं आएंगे, और उन्होंने बेसिकली अफ़गानिस्तान की तालिबान को चेतावनी दी है कि वो टीटीपी के ऊपर शिकंजा और कसे और कंट्रोल करे ड्यूरेंट लाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो भी कहीं दिखता नज़र नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी बड़ा डिसेंट है। पठान लोग फ़ौज से खुश नहीं हैं। वहाँ पर इसी महीने फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के ऊपर, शायद बनू में या कहीं पर, हमला करके लोकल्स ने, और वो पूरा तबाह कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन वहाँ पर ये रोज़ हो रही है तो ये आम हो गई। उनके फौजी आए दिन मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पठान उनसे लड़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे स्थिति और अभी ख़राब होगी। उसका कारण ये है कि बलूच पहले से ही नाखुश थे, क्योंकि चाइनीज़ उनको लग रहा था कि उनके जो कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको पाकिस्तान चीन को बेच रहा है और उनके लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, उनकी धरती को लूट के और वहाँ पे पाकिस्तान कर रहा। अब वही चीज़ वो अमेरिका के लिए करना शुरू कर दिया। तो एक वो भी एक एंगल है। पहले से ही अमेरिका के ख़िलाफ़ एक पश्तून एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है पश्तून्स में, और बलूचिस्तान का, नॉर्दर्न बलूचिस्तान इज़ पश्तून। तो एक वो एंगल इशू है। ईरान के साथ उनके बॉर्डर्स के ऊपर बहुत दबा के स्मगलिंग होती है, और उसके अंदर उनके जो रेंजर्स हैं और फौजी हैं, ये मुलविज़ हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो उससे एक इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट है और डिस्क्रेडिटेड भी हैं, वहाँ पे डिस्क्रेडिट हुए हैं। सिंध की बात करें तो 3-4 दिन पहले ही सिंधु देश की घोषणा फिर वहाँ के कुछ तंजीमें उन्होंने उठा दी। पंजाब की बात करें तो अदलिया जेल के अंदर इमरान खान की जब खबर आई कि भाई उनको शायद मार दिया है, तो जनसैलाब खड़ा हुआ, उमड़ा वहाँ पर, और एक प्रेशर बना सरकार के ऊपर कि भाई ये प्रूफ चाहिए। तो सरकार को झुकना पड़ा और उनकी बहन को इजाज़त मिली, वो जाके इमरान खान से मिल के आए। सो बेसिकली ये एक क्योस है, और इस क्योस के चलते गिलगिट बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ, परसों हुआ प्रोटेस्ट। और निरंतर होते रहते हैं। तो गिलगिट बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट है, आपके पीओके मुजफ्फराबाद इलाके में प्रोटेस्ट है। तो ये सब चीज़ है, और जो स्टेबल है वो क्या है? वहाँ पे स्टेबिलिटी किस चीज़ को है? फ़ौज की स्टेबिलिटी है पूरी तरह, वहाँ पे बरकत हो रही है, तरक्की हो रही है, और टेरर इंडस्ट्री वो फल फूल रही है। जितने टेरर हब्स को भारत ने तोड़ा था, उनको रीलोकेट करके, और उसके लिए फंड्स हैं,
फंड्स मिल रहे हैं, वो उसके वीडियोस भी निकल के आ रहे हैं, लोग जाके मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप इन तंजीमों को ज्वाइन करें। अभी हाल ही में एक इज्तिमा हुआ, शायद लाहौर में हुआ, जहाँ पर लश्कर तोयबा के टॉप लीडर आए और वहाँ पर एक उनका एक कॉन्क्लेव हुआ। तो टेरर कॉन्क्लेव वहाँ पे चल रहे हैं। पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसे पाकिस्तान में हो सकते हैं ऐसे कॉन्क्लेव। तो ये पाकिस्तान की वहाँ पर स्थिति है, इकोनॉमी बुरा हाल है, जैसा कि हमने बात की, लोग परेशान हैं, लोग आटा चावल के तो दाम जो है ये आसमान छू रहे हैं। सिचुएशन में अब एक सवाल कि ये क्या पाकिस्तान 2026 में टूट सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो इन सिचुएशन में एक चिंगारी भर की ज़रूरत होती है, और कब वो चिंगारी भड़क जाए, कब वो चिंगारी लग जाए, ये इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहौल पूरा सेट है, स्टेज इज सेट। मतलब इंटरनली तो एक तरह से टूटा ही हुआ है ना पाकिस्तान। आप देखिए ना, पीओके में खलबली, बलोच वहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ तालिबान अलग से बैठा हुआ है, सिंध अलग से है। तो फिर मतलब क्या इस्लामाबाद और कराची रह जाएगा? हाँ, बेसिकली तो टूटा हुआ है। तो मतलब इस्लामाबाद और कराची रहेगा बस। कराची भी तो डिवीजन पंजाबी, अच्छा, पख्तून और सिंधी डिवीजन तो श्रीनगर कराची में भी है। तो इस्लामाबाद तो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर रह गया है। तो अब ये इशू है। सो बेसिकली वहां पर अगर कहें तो स्टेज पूरा सेट है, पूरा तेल बिखरा हुआ है, सिर्फ किसी को चिंगारी लगानी है। वो कौन सी चिंगारी कैसे लगे और कैसे काम होगा, ये चिंगारी कहीं अमेरिका तो नहीं लगा दे? पता नहीं। हम तो चाहते कि हम ही लगा दें, और वो कैसे लगाए यू नेवर नो। सर, ये जो पीओके में जो सिचुएशन है, ये तो वैसे नई तो है नहीं, पुरानी है, कितने सालों से चल रही है। ये पीओके को लेकर ये पाकिस्तान का क्या प्लान है, क्या क्या चाहता है पीओके से? कुछ नहीं, उसने उन पीओके को एक अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, वहाँ पर अच्छी अच्छी जगहों में अपने पंजाबियों को लेके वहाँ पर बसाया है उसने। वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफी है उसको इम्पैक्ट किया है। उनके पास अगर पीओके के अंदर अगर आपको एक मोबाइल का सिम कार्ड चाहिए तो आपको वहाँ के लोकल आईएसआई के दफ्तर से क्लियरेंस चाहिए होता है, तब आपको वहाँ पर सिम कार्ड मिलेगा। तो ये तो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल है, डेमोग्राफिक कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान की आर्मी एक्सरसाइज करती है। बोलते उसको वो आज़ाद कश्मीर है, और आज़ादी का एक भी नहीं है वहाँ पर। जितनी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर अदरवाइज़ है, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो प्लान कुछ नहीं है, प्लान एंटी इंडिया प्लान है। और आसिम मुनीर अब तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी बन गए हैं, और जिस हिसाब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनते ही उनका जो बयान आया, उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारत के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। पहलगाम जैसे हमले और कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और इसमें पीओके का इस्तेमाल, मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर की फिर से तैयारी उनको मन कर रहा है कि एक बार फिर से दिल मांग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो, तो बहुत जोर शोर से मान रहा है। नहीं, पीओके की जो सिचुएशन अभी बनी है, तो आपको लग रहा है कि कुछ निर्णायक हो जाएगा? ये दिली तमन्ना तो लोगों की 2025 में ही थी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लेकिन अब हम तो चाह ही रहे हैं कि ये कुछ निर्णायक हो ही जाए। मुनीर चाहेंगे तो निर्णायक जरूर हो जाएगा। वो तो चाह ही रहे हैं ना। हाँ, देखो तो ना आप क्या चाह रहे हैं। वो जब ऐसा चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनकी तमन्ना पूरी होगी। अच्छा सर, बांग्लादेश में भी यही स्थिति है, कर्ज में डूबा हुआ बांग्लादेश। श्रीलंका में भी यही स्थिति है। नेपाल में आपने देख ही दिया है, जेन ज़ी आंदोलन के बाद क्या उथल पुथल वहाँ पर हो रही है। इन सब के बीच आप भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत इस पूरे, चाहे लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, ये यहाँ के स्टेबलाइजिंग फोर्स है, और ये स्टेबलाइजिंग फोर्स रहेगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान अब चाह रहे हैं कि एक सार्क का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें भारत माइनस इंडिया सार्क हो और चाइना उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो कुछ भी कर लें, भारत के बगैर इन लोगों की सर्वाइवल नामुमकिन है। जियोग्राफिकली अगर आप देखें, एक कंटिग्यूटी है, हवा पानी की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक नेचुरल तरीके से ये मुल्क जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इनको आप इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, जैसा कि कई लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो भारत की भूमिका बहुत निर्णायक रहेगी, और भारत की भूमिका अभी भी निर्णायक है, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, मालदीव्स में हो, चाहे श्रीलंका में हो। अभी श्रीलंका के अंदर आपदा आई, भारत ने सबसे पहले मदद की। मालदीव्स चाहे कितना ही
इंडिया गो आउट के नारे लगा ले, उसको भी मालूम है कि भारत के बगैर काम चलेगा नहीं, क्योंकि चाइना अगर वहाँ आ गया पूरी तरह तो वो अधीन हो जाएगा। ये मालदीव्स को मालूम है। श्रीलंका को अपने करनी से और बड़े टफ माहौल से गुजरने के बाद पता लगा कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। नेपाल में ऐसा हुआ और उसको जेन जी ने उसको पलट दिया। तो चाइना का जो वर्चस्व वहाँ बन रहा था ओली के टाइम में, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं, सारे डायनेमिक्स हैं, और अगर आप इनको नेचुरली भी छोड़ देंगे, अच्छा ठीक है जो तुमने करना है कर लो, तो ये अपना कर करा के और ये इसी निष्कर्ष पे निकलेंगे कि भैया भारत के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा और ना चल सकता है। जैसा मैंने कहा कि जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो भारत को सब कॉन्टिनेंट ऐसे ही तो नहीं कहा जाता ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। उसका रीज़न यही है। तो जो कंटिग्यूटी है, आप इस कंटिग्यूटी को नकार नहीं सकते और इंटरडिपेंडेंस को भी नकार नहीं सकते। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक तो विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पर जो BLA की तरफ से तो वैसे ही हो रहा था। हमने अफ़गानिस्तान की तरफ से या उनके बॉर्डर एरियाज़ में तालिबान की तरफ से ज़्यादा देख लिया। अच्छा, POK की आवाज़ जो पहले थी अब एक बार एकदम से बुलंद हो गई। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पाकिस्तान का सिनेरियो और ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंज हुआ है और ज़्यादा डेवलपमेंट्स ख़ासतौर पर POK में देखने को मिली है? सिंध में ये बलोच, खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि बलोच तो पहले से ही चाहता है कि भारत थोड़ा सा पुश करे। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और धुरंधर मूवी नरेटिव, हाँ सर, नरेटिव सिंदूर, मैं बोलूँगा नरेटिव वाला ऑपरेशन सिंदूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक्स चेंज कर देगा। अब देखिए, रियलिटी में और रील में क्या फ़र्क है। आसिम मुनीर रील बना रहे हैं कि हमने भारत को बहुत ज़बरदस्त जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को फील्ड मार्शल बना दिया जाए, तो फील्ड मार्शल बन गए। बोला कि ये 27वीं या 25वीं तरमीम लेके आई जाए और हमें ज़्यादा इख्तियार दे दिया जाए, और उन्होंने अपने फ़ौज के लिए ज़्यादा रोल और इख्तियार हासिल कर लिए। फिर बोला जी मेरे को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दिया जाए, तो वो तो इंस्टाग्राम की रील बनाए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों को असलियत मालूम चल गई। आम लोग ये कहते हैं कि भाई, अब ये वो वहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, अगर आप वहाँ के पत्रकारों से बात करें तो आपको पता लगेगा कि वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ठीक है आपने इतना तबाही मचा दी तो एक फ़ोटो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, तो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तान आर्मी की शैटर हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड हुई है वहाँ पे, क्योंकि एक रिलीजियस पकड़ है, और जैसे ही कोई डिसेंट वहाँ पर इस तरीके का खड़ा होता है तो रिलीजन को लेकर उनको डराकर और चुप करा दिया जाता है, क्योंकि रिलीजन एक बहुत अहम रोल अदा करता है उस सोसाइटी के अंदर। और जब उनको रिलीजन बेस्ड डर दिखाया जाता है तो वो जो दूसरी चीज़ें हैं उसको खून का घूंट समझ के पी जाते हैं। तो ये एक वहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन सवाल ये है कि कितने समय तक ये ऐसे झेल पाएंगे, कितने समय तक ऐसा करेंगे, क्योंकि रियलिटी कुछ और है और रील कुछ और है जो आसिम मुनीर बना रहे हैं। ये सर, ये अमेरिका का ही रील तो नहीं बना रहे पाकिस्तान की, जो रेड कारपेट वेलकम पाकिस्तान का हो रहा है F-16 को लेकर एक बार फिर से अभी वो उसका दिल जो है जाग चुका है कि रिफर्बिश करके हम फिर से करेंगे। हालांकि वो तो पहले से करता आया है और हमें पता ही है वो किसके लिए इस्तेमाल होंगे। हालांकि बार बार ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है जो आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त है पाकिस्तान, उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन सबको सच्चाई तो पता ही है। कहाँ F-16 हुए आतंकवाद से त्रस्त? आतंकवादी ठिकानों में तो पाकिस्तान की फौज की गार्ड लगी हुई है, तो वहाँ पे कहाँ यूज़ हो रहा है? सी देखिए, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अमेरिका भी उनकी रील ही बना रहा है क्योंकि वो अपना एक फ़ायदा शॉर्ट टर्म देख रहा है कि यार मेरे को यहाँ पे आसिम मुनीर ने अपना वो ब्रीफकेस खोल के दिखाया कि बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो लाओ। वहाँ एक तरफ चाइना पे वो दबाव बना रहा है अमेरिका, और यहाँ पर जो है यहाँ से खींच लेते हैं, तो वो अपने उसमें है। देखिए, अमेरिका के कैरेक्टर को समझने के लिए आप वियतनाम वॉर के टाइम देख लीजिए। जब उसको लगा कि हम वियतनाम वॉर हारने वाले हैं तो उसने उन्हीं कम्युनिस्ट से बातचीत करके और
अपनी सेनाओं को वापस लेके चला गया और वही कम्युनिस्ट जिनसे वो लड़ रहा था वही आके इस्टेब्लिश हो गए और आज वियतनाम को वो रूल कर रहे हैं। यही चीज़ उसने अफगानिस्तान में करी। तालिबान से लड़ते रहे 20 साल तक, जब देखा कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के साथ कतर में जाके बातचीत करी, उन्हीं को चाबियां पकड़ाई और खुद वहां से कट लिए। यही चीज़ यूक्रेन में करी। हाँ। जब देखा कि यार इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा है पुतिन से दोस्ती करने का। साइबेरिया के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, वहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, खनन करेंगे और अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। बेसिकली ट्रम्प और फैमिली को हम ग्रेट बनाएंगे। तो उसने बोला अरे भाड़ में जाए यूक्रेन, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। नेटो खुद के नेटो बेटे ने ये तो कह वो, दिया। बोला यार हमें नेटो भी नहीं चाहिए यार, तुम अपना खुद देख लो, हमें अब पुतिन अच्छा लग रहा है क्योंकि पुतिन के पास में खजाना है। खजाना है। तो ये अमेरिका का कैरेक्टर है। तो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका पाकिस्तान की रील ही बना रहा है और ये पाकिस्तान को रियलाइज होगा भी, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी रील खुद बना रहा है। आसिम मुनीर भी चाह रहे हैं कि बस जब भी मेरा ये टेन्योर हो, क्योंकि आसिम मुनीर रिटायर हो गए तो इस्लामाबाद में रुकेंगे नहीं, अब उनको पकड़ के मार दिया जाएगा, तो वो भी वहाँ से भागेंगे और अमेरिका में ही सेटल होंगे। तो वो अपना फ्यूचर और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी फैमिली का सिक्योर कर रहे हैं फ्यूचर। पाकिस्तान को और अमेरिका को, आम लोगों के लिए किसी को कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सर 2026 के लिए आप पाकिस्तान के लिए एक प्रेडिक्शन अगर करना चाहें, खासतौर पर पीओके को लेकर, जो बार बार एक आवाज़ जो है ना हर भारतीय के मन में उठती है पीओके को लेकर, आप मतलब 2026 में एक अगर प्रेडिक्शन आप पाकिस्तान के लिए कर लें, व्हाट आर यू सीइंग द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान? देखिए, जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो थोड़ा दिल से ज़्यादा मुतासिर होगा। और वो प्रेडिक्शन ये है कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये कभी भी क्रैक हो सकती हैं और 2026 बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट रहेगा पाकिस्तान के लिए। और ऑन द सीरियस नोट, क्योंकि ये क्रिटिकल रहेगा, तो आसिम मुनीर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जब उनकी कंट्री के अस्तित्व पर सवाल आने लगे या फौज के पकड़ पे सवाल आने लगे तो भारत को यूज़ किया जाता है, भारत के डोमिनेंट मेजॉरिटी रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा उन्होंने पहलगाम से पहले किया। तो ये सारी कार्रवाई वो कर सकता है। तो हमें भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा, पीओके वासियों को भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा उसका खामियाजा पीओके के लोग भी भुगतेंगे। और ये तो रही सीरियस नोट पे। और बिल्कुल दिल की बात कहें तो वो जो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये जल्दी जल्दी टूट जाए और पीओके हमारे साथ जुड़ जाए। जाते जाते एक बार वो धुरंधर वाला वाक्य भी कर लेते हैं। वो पाकिस्तान में वहाँ तो रील भी बन रही है धुरंधर पर, या कह रहे हैं कि हमें तो पसंद नहीं है ये जो भारत में चल रहा है। धुरंधर यहाँ बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है, पाकिस्तान में भी हिट हो रही है। पाकिस्तान में भी हिट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कराची के हालात वहाँ पर दिखाए गए, पाकिस्तान को जो आईना दिखाता है, मुझे लगता है पाकिस्तान को उस हर चीज़ से तकलीफ है। वहाँ के लोकल लोगों को तो मालूम है ना कि क्या रियलिटी है। और धुरंधर ने रियलिटी दिखा दी। जब रियलिटी दिखा दी है तो इस्टेब्लिशमेंट बौखला गया। इस्टेब्लिशमेंट बौखला गया क्योंकि उसका नैरेटिव कहीं ना कहीं हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उन्होंने जो अपने जो लोग हैं आईएसआई समर्थित उनको आगे कर दिया है। तो वो एक किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी आवाज़ें कराची से आ गई जो कह रहे हैं कि हाँ जी इसी तरीके के हालात हैं, सच्चाई दिखाई गई है, एंड पीपल आर लविंग इट। पाकिस्तान के लोग वहाँ धुरंधर को लेकर दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे आर एक्साइटेड, दे आर डांसिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दे आर लाइकिंग इट। इनफैक्ट एक मैं देख रहा था वीडियो जिसमें धुरंधर के म्यूजिक पर वहाँ पे शादी में लोग डांस कर रहे हैं। सो दैट्स द रियलिटी। सर तो फिर 2026 का धुरंधर कौन होगा सर? मोदी होंगे। ऑन दैट नोट, आज के इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल खुशियों भरा हो। और जो जो बातें हमने खासतौर पर भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की हैं, वाकई में ही एक इम्पैक्टफुल जियोपॉलिटिकल सेंट्रिक जो भारत बन रहा है, उसी राह पर भारत आगे बढ़े, तरक्की करे। और पाकिस्तान के लिए जो हम दुआ कर रहे हैं वैसी दुआ जो है पाकिस्तान को ज़रूर लगे और वो पीओके वाला सपना आगे आने वाले वक्त में ज़रूर पूरा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।